Contemporary realism or neo-realism. Contemporary realism, also called neo-realism and structural realism, is a more recent strand of realism that developed during the 1980s under the influence of Kenneth Walls. तो ये जो न्यू रियलिज्म है, जो या नया रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, इसका श्रेय किसको जाता है? इसकी डेवलपमेंट की श्रेय जाता है केनेट वॉल्स को। और ये कब डेवलप हुई थी? ये 1980 के दशक में हुई थी। तो ये क्या करता है मूलतः? ये मतलब इंटरनेशनल सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शन है, उस पर ज़्यादा भरोसा करता है, ना कि इंडिविजुअल स्टेट्स की पावर या कैपेबिलिटीज पे। While neo-realists continue to acknowledge the central importance of power, they tend to explain events in terms of structure of the internal system rather than the goals and makeup of individual states. तो इंडिविजुअल स्टेट्स की गोल्स या उनकी ढांचा किस तरह है, उस पर उसका उतना उससे मतलब नहीं है, उसको उतना वो इंपॉर्टेंस नहीं देता है, बल्कि जो इंटरनल सिस्टम है, उसकी स्ट्रक्चर है, उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसमें जो जो घटना घटित होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है ये नियो रियलिस्ट। The structure of the internal system for the neo-realist is a major determinant of state behavior. और जो इंटरनेशनल सिस्टम की जो ढांचा है, उसी पे आधारित होता है स्टेट या राज्य किस तरह बिहेव करेगा। It is through an analysis of the different structure of the internal system, defined in terms of ordering principles, the functional differentiation of the units, and distribution of capabilities, that the neo-realists tend to explain the varying patterns of world politics. तो ये जो इंटरनल सिस्टम की जो फंक्शंस है, इसकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है या इनकी यूनिट्स है, उनकी क्या क्या क्षमता है या उनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें किस तरह होती है, या उनकी क्या क्या ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स है, किस तरह वो काम करेगा, उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है न्यू रियलिस्ट। और इसी पे आधार पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को वो डिफाइन करना चाहती है। दिस दे बिलीव कैनॉट बी एक्सप्लेन सिंपली इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट एंड पॉलिसी ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज। और इंडिविजुअल कंट्री की जो पॉलिसीज है या इंटरेस्ट है, उस पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्ट्रक्चर या उनकी पॉलिसीज या फंक्शंस के आधार पे ही हमको वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझना है। ये कहना है न्यू रियलिस्ट का। Unlike the classical realists who trace the cause of war to innate human nature, the neo-realists tend to explain internal conflict within the framework of the anarchic structure of the international system. अभी देखिए, जो क्लासिकल रियलिज्म हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वो क्या बिलीव करते थे कि मनुष्य मूलतः ही एक मतलब वार पसंद, मतलब युद्ध पसंद करने वाला एक जाति है। वो वार करेगा कि उसमें हिंसा, द्वेष, ये सब भरा पड़ा है उसका अंदर में। तो जो इनेट ह्यूमन नेचर है या जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, उस वही मेन कारण है विश्व में युद्ध का, ये कहना था क्लासिकल रियलिस्ट का। लेकिन जो न्यू रियलिस्ट है, ये बात इसको नहीं मानते। वो मानते हैं कि जो वर्ल्ड में जो वार होती है, उसका एक ही कारण है कि कोई एक ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर जो नहीं है कि विश्व के देशों को मिलजुल के रहने के लिए या पीस एनफोर्स कर सके। जैसे घर में एक मुखिया रहता है, स्कूल में प्रिंसिपल रहता है, इसी तरह विश्व में या वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क रहना चाहिए, स्ट्रक्चर रहना चाहिए, या एनफोर्सिंग अथॉरिटी रहना चाहिए, जैसे का यूएन या लीग ऑफ नेशंस था। उस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सशक्त होना पड़ेगा, ताकि क्या करे, विश्व में अगर युद्ध हो तो वो पीस एनफोर्स कर सके। तो दिस बेसिकली मीन्स दैट देयर इज नो ओवरआर्चिंग सेंट्रल अथॉरिटी टू एनफोर्स रूल्स एंड नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी। और यही मतलब एक विश्वव्यापी एक संस्थान या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि विश्व की ग्लोबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल एनफोर्स करे, न्याय बनाए और न्याय को एनफोर्स करे कि सभी लोगों को नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, सभी देशों को नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, और जिससे कि शांति विश्व में बरकरार रहे। In other words, it is not so much the innate human nature as the anarchical system which nurtures fears, jealousy, suspicion and insecurity in the international system. और ये मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है जो कि क्लासिकल रियलिस्ट विश्वास करते थे कि युद्ध का कारण है। ये कि एनार्किकल सिस्टम, जो विश्व की जो एक ढांचा, जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो एनार्की, जो अफरा तफरी मचा हुआ है, उसी के वजह से कोई एक इंटरनेशनल न्याय प्रणाली नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, उसी की वजह से विश्व में युद्ध छिड़ता है। ये मानना है न्यू रियलिस्ट का। The structural realist insists that conflict can emerge even if the actors have benevolent intent towards each other. और ये जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट या न्यू रियलिस्ट ये विश्वास करते हैं, अगर यद्यपि विश्व के देश या लोग अगर आपस में एक दूसरे को सम्मान करते हैं, मानते हैं या पीस लविंग है, फिर भी ये युद्ध से रोक नहीं सकता लोगों को, क्योंकि एक एनफोर्सिंग अथॉरिटी चाहिए। जैसे घर में, जिस तरह की घर को चलाने के लिए जैसे पिताजी फादर का रोल होता है, स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल का रोल होता है, जैसे देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है। इसलिए इसी तरह विश्व के देशों को संचालित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होना पड़ेगा। ये मानना था स्ट्रक्चरल रियलिस्ट का या नियो रियलिस्ट का।
दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म इज मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएटेड विद केनेथ वॉल्स लैंडमार्क बुक। और केनेथ वॉल्स जो प्रवर्तक है, जो ये इसी सोच का जो फाउंडर है, उनका एक लैंडमार्क बुक था थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये कब आई थी? 1979। और इसमें केनेथ वॉल्स ने स्ट्रक्चरल रियलिज्म का एक बहुत सारे डिटेल्स में व्याख्या किया है। वॉल्स स्ट्रक्चरल हैज हैड ए मेजर इंपोर्टेंस स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और उनका जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, ये विश्व की जो इंटरनेशनल रिलेशन की स्कॉलर्स है उनको भारी अच्छी तरह से उनको इम्पैक्ट किया था, उनको प्रभावित किया था। तो Wall's popularity as a structural realist emanates from his ringing assertion that the structure of the international system decisively shapes the behavior of the states। और केनेथ वॉल्स का ये मानना था कि ये स्ट्रक्चर है, विश्व के देशों के स्ट्रक्चर ही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का जो ये विश्वव्यापी के स्ट्रक्चर ही है, जो कि मतलब विश्व के देशों का बिहेवियर किस तरह होगा उसको शेप करता है, उसका निर्णय करता है कि एक देश किस तरह रवैया अपनाएगा अपने पड़ोसी देश के प्रति या दूसरे देश के प्रति। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के पर आधारित है। According to Wall's, anarchy prevents states from entering into cooperative agreements to end the state of war। और ये जो अफरा तफरी मचा हुआ है विश्व में, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, कोई न्याय प्रणाली नहीं है, यही मतलब विश्व के देशों को आपस में सुलह करने में प्रिवेंट करती है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं करता है एक दूसरे को। जो वारिंग नेशन है उनको, उनमें कोई आपसी समझौता या फोर्स इस तरह का कोई चीज नहीं होता है, कोई एनफोर्सिंग अथॉरिटी नहीं होता है। इसलिए विश्व के देश कोई मतलब कोऑपरेटिव एग्रीमेंट में अपने आप में कोई संधि या सुलह नहीं करते हैं। और स्टेट ऑफ वॉर हमेशा चलता रहता है, कोल्ड वॉर या मतलब शीत युद्ध या कोई इस तरह का कोई भी या रियल युद्ध, ये सब चलते ही रहता है विश्व में। द कंडीशन ऑफ एनार्की, एब्सेंस ऑफ ए हायर पावर ओवर एंड अबव द सॉवरेन नेशन स्टेट्स टू एंश्योर पीस अमंग देम इज ऑफन व्यूड एज सिनोनिमस टू ए स्टेट ऑफ वॉर। और ये एब्सेंस ऑफ हायर पावर ही है जो कि एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करती है और मनुष्य में शांति की जो स्थापना वो उसको रोकती है। तो ये एब्सेंस ऑफ हायर पावर ही मतलब सिनेमस टू स्टेट ऑफ वॉर और एब्सेंस ऑफ हायर पावर दोनों ही एक ही स्टेट है। अगर कोई हायर अथॉरिटी नहीं होगा, कोई एनफोर्सिंग अथॉरिटी नहीं होगा या हायर पावर नहीं होगा कि जो कि विश्व के देशों को एनफोर्स कर सके पीस के लिए, तो ये स्टेट ऑफ वॉर हमेशा रहेगा। But state of war structural realists do not intend to convey the impression that large scale war is a daily occurrence in international politics। और ये भी वो जो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है या नियर रियलिस्ट है, ये मानते नहीं कि स्टेट ऑफ वॉर जो है वो आम बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बल्कि मतलब वो ये कहते हैं that the possibility that a particular state may resort to force indicates that the outbreak of war is always a likely scenario in an anarchical environment। वो ये कहते हैं अगर कोई एनफोर्सिंग अथॉरिटी नहीं होगा तो विश्व की देशों को मतलब कोई भी देश को युद्ध छीनने में उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये एनार्किकल जो अफरा तफरी जो कोई सिस्टमेटिक जो एनवायरनमेंट नहीं है उसको पहले ठीक करना होगा। वर्ल्ड में एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल फोर्स लाना होगा, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना होगा जो कि विश्व के देशों को संचालित करे। पुट डिफरेंटली, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम कैन ड्राइव स्टेट्स टू वॉर इवन इफ स्टेट लीडर्स डिजायर पीस। और ये स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल सिस्टम की जो कोई स्ट्रक्चर में अगर गड़बड़ी है, कोई एनफोर्सिंग अथॉरिटी नहीं है, तो यद्यपि हर राज्य की एक कंट्री की अगर लीडर जितना भी पीस चाहे तो फिर भी वो शांति कायम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पड़ोसी देश उस पर कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। Structural realists insist that the form of the state, for example, democracy or totalitarian state, or the personality of the leaders is less important in account for the phenomenon of war than the fact that action takes place within the context of anarchical realm। तो इसी संदर्भ में स्ट्रक्चरल रियलिस्ट ये इंसिस्ट करते हैं, ये तर्क करते हैं कि डेमोक्रेसी हो या एक टोटलिटरियन स्टेट हो या कोई भी विश्व के देश की जो लीडर, कोई भी लीडर का पर्सनैलिटी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता जितना कि मतलब वार की होने की संभावना के लिए ये एक देश गणतांत्रिक है या टोटलिटेरियन है या आपका उसका लीडर खराब है अच्छा है, उस पर इतना डिपेंड नहीं करता जितना कि आपका जो विश्व में एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या जो एक सटीक एक सुसंचालित एक स्ट्रक्चरल सिस्टम जितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो उसका मेन मुद्दा यही था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होना चाहिए इसके अंदर में सभी देश संचालित होना चाहिए। इसी से विश्व में शांति कायम हो सकता है या सभी देश एक नियम के अनुसार चल सकते हैं।